1732 वीर का तीसरे स्तर में प्रवेश। कुछ ऐसे भी थे जो असुरा स्तर की कठिनाई वाले निकास द्वार में हलचल को देखकर पहले से ही पलटा मारकर भागने की योजना बना रहे थे। यहाँ तक कि डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और अन्य लोग भी अपने आसपास पूरी तरह सतर्क थे। जहाँ तक उस हिंसक ऊर्जा की बात है, वह ज़्यादा देर तक नहीं चली। जल्द ही वह वापस इकट्ठा हो गई, असुरा लेवल के गेट की ओर केंद्रित हो गई और एक खूनी लाल भंवर का रूप ले लिया। सभी लोग चकित रह गए। जैसे ही उन्होंने उस खूनी लाल भंवर की ओर देखा, उन्होंने तुरंत एक छवि प्रकट होती देखी। ये व्यक्ति बिखरे हुए बालों और जर्जर कपड़ों में धीरे धीरे बाहर कदम रख रहा था और अपने भले की नोक को पीछे धरती की ओर नीचे किए हुए था। इस व्यक्ति के हर कदम ने ऐसा प्रतीत कराया मानो सभी बाहर खड़े फाइटिंग मास्टर्स की धड़कनों के साथ ताल मिला रहा हो। उसके शरीर को ढकने वाला लचीला कवच टुकड़ों में टूट चुका था और उसके जूते केवल आधे अधूरे कपड़े के फटे हुए पट्टे रह गए थे। ये कल्पना करना भी कठिन था कि वह किस प्रकार की विनाशकारी लड़ाई से अभी बाहर आया था। लेकिन उसके अस्वस्थ और बिखरे हुए स्वरूप के विपरीत उसकी आंखें रात के आकाश में चमकती बिजली की तरह झिलमिला रही थीं। असुरा स्तर गेट की खून लाल रोशनी भी उसकी आत्मा की चमक को ढक नहीं पाए। उसकी आंखों ने वहां मौजूद सभी को हिला दिया, जैसे कि वह सब कुछ देख रहा हो। जैसे ही उस व्यक्ति की छाया प्रकट हुई, ड्यूक फुलमून मूर्तिमान की तरह ठहर गया। काफी समय तक केवल उसके गला हिलते रहे। उसने बार बार निगला और फिर अंततः कांपती आवाज में बोला, वह व्यक्ति, वह आदमी, वह वीर है। वीर, डिवाइन रून गिल्ड का वीर। कई लोगों ने ड्यूक फुलमून के साथ एक साथ चिल्लाया। वीर बाहर आ गया था। उसने असुरा स्तर की कठिनाई के गेट ऑफ रूल से बाहर कदम रखा था। ये अविश्वसनीय था। इस क्षण जैसे ही सर्विता ने वीर को देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। उसकी वीर को लेकर समझ मोहिनी मयाकान से कहीं कम थी। वह मूल रूप से सोच रही थी कि वीर के जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी, 9 मौके मृत्यु के और केवल 1 मौका जीवन का। लेकिन अब जब उसने वीर को प्रकट होते देखा, वह अत्यंत प्रसन्न हुई। वीर का पूर्णता प्रतिशत महत्वपूर्ण नहीं था। जब तक वह जीवित बाहर आ सके, बस यही सबसे महत्वपूर्ण था। वीर, तुम सच में पार कर गए। मोहिनी मयाकान खुशी से चिल्लाए। वह वीर की ओर दौड़ी और हवा की तरह उसके बाहों में आ गिरी। जो कुछ भी उसे वीर के बारे में पता था, उसके अनुसार जब वीर बाहर आ सका तो उसने असुरा स्तर कठिनाई से निश्चित ही विशाल लाभ प्राप्त किया होगा। वीर का स्वभाव ऐसा था कि वह आसानी से हार मानता नहीं था। चाहे वह कुछ भी करने की कोशिश करे, जब वह करता तो पूरी मेहनत डालता। वीर, इस समय मोहिनी मयाकान की नाक में हल्की सी खुंस भरी। हालांकि उसे वीर पर भरोसा था, भावनाएं अक्सर तरकीन होती हैं। उसे डर था कि वीर को कोई दुर्घटना का सामना न करना पड़ा हो। केवल तब उसने राहत महसूस की जब उसने वीर के गर्म और ठोस सीने को महसूस किया। मैं ठीक हूँ। वीर ने धीरे से मोहिनी मयाकान का सिर सहलाया। उसने लंबी सांस छोड़ी। ये परीक्षण बिल्कुल आसान नहीं था। ब्लैक असुरा के अंतिम हमले का सामना करते हुए वह लगभग वहीं अपनी जान गंवा बैठता। सर्विता स्वाभाविक रूप से मोहिनी मयाकान जैसी खुले भाव नहीं दिखा सकती थी। वीर के सुरक्षित लौटने पर उसने बाहर से जितना हो सके उतना शांत और स्थिर रहने का प्रयास किया। सर वीर, भगवान का शुक्रिया जो आप सुरक्षित बाहर निकल आए। ब्राइट मून भी आगे आए। उसने चिंता के साथ पूछा, वीर, क्या तुम्हें चोट लगी है? वीर की हालत देखकर यह अंदाजा लगाना कठिन था कि उसने अभी किस तरह की निर्दयी लड़ाई झेली थी। ऐसा दृश्य वास्तव में भयावह होना चाहिए। ब्राइट मून के पीछे जरित फाफा और थाउजेंड स्लॉटर भी वीर को बधाई देने के लिए दौड़े। थाउजेंड स्लॉटर ने वीर के कंधे पर भारी हाथ रखा, बिना कुछ कहे। हालांकि वे कुछ समय पहले ही मिले थे, उसने और वीर ने साथ में लड़ाई की थी और उनके बीच थोड़ी मित्रता भी थी। वीर की टीम और मित्र सभी उसकी वापसी का जश्न मना रहे थे। बाकी फाइटिंग मास्टर्स अभी भी सदमे में थे और अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। अभी अभी असुरा लेवल के गेट में हुई तूफानी गतिविधि असामान्य रूप से तीव्र और जंगली थी, जिससे सभी भयभीत हो गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तूफान का असली कारण यह था कि वीर ने असुरा लेवल के गेट ऑफ रूल्स का परीक्षण पूरा कर लिया था। असुरा स्तर की कठिनाई, यह मार्ग चुनने वाला कोई व्यक्ति अरबों वर्षों से ज्ञात नहीं था। कोई नहीं जानता था कि इसे पार करने के बाद किस तरह का दृश्य सामने आएगा। ये कैसे हो सकता है? वह स्पष्ट रूप से एक डिवाइन रून मास्टर है और डिवाइन रून आर्ट सीखने में भारी समय लगता है। विशेष रूप से वीर के स्तर तक पहुंचने में तो अविश्वसनीय लंबा समय लगता है। मैंने सुना है कि उसकी आयु 100 कुछ वर्षों की है और उसकी डिवाइन रून आर्ट अविश्वसनीय ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, तो उसकी व्यक्तिगत शक्ति इतनी असामान्य कैसे हो सकती है? क्या वह वास्तव में कोई प्राचीन राक्षस का कोई अवतार नहीं है? प्राचीन राक्षस? हमें झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे भी ऐसा करने का कोई अर्थ नहीं है। भूलो मत, इस परीक्षण में जितनी अधिक आयु होगी, सामना करने वाले परीक्षण उतने ही कठिन होंगे। यदि आप सोचते हैं कि वीर वास्तव में कोई प्राचीन मास्टर है, तो क्या वह असुरा स्तर का परीक्षण पास कर सकता है?
यह अज्ञात था कि यह किसने कहा, लेकिन सभी के हृदय अचानक ठंडे पड़ गए। बिल्कुल सही। यदि कोई फाइटिंग मास्टर 10,000 वर्षों से अधिक उम्र का व्यक्ति उस प्राचीन महाद्वीप पर कदम रखता और यहाँ रूल्स के प्रकट होने का सामना करता, तो सामने आने वाले विरोधी शायद एम्पीरियन स्तर के होते। एम्पीरियन के बाद एम्पीरियन से लड़ने वाला कौन था जो इसका सामना कर सकता? गेट ऑफ रूल्स का परीक्षण वीर की उम्र की पुष्टि जैसा था। इसलिए जो लोग वीर की टैलेंट पर संदेह कर रहे थे, वे उसके सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाए। ये बच्चा, ड्यूक फुलमून के होंठ झुर्रियों की तरह हिले, उसका हृदय क्रोध से जल रहा था। उसने इतनी दयनीय हालत में उस परीक्षण को मुश्किल से पास किया। वह अपनी चोटें लेकर रोशनी में आने और दिखावे के लिए कोशिश कर रहा था, और फिर भी उसने पूर्ण सफलता पाने का अवसर छोड़ दिया। इसमें किस पर गर्व करना है? ड्यूक फुलमून की वीर के प्रति ईर्ष्या पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी। वह अच्छी तरह जानता था कि चाहे वीर की पूर्णता प्रतिशत कुछ भी हो, उसका टैलेंट उसके अपने स्तर से कहीं अधिक थी। ड्यूक फुलमून के शब्दों को किसी और ने स्वीकार नहीं किया। फाइटिंग मास्टर्स की दुनिया में जिनकी शक्ति होती है उनका दर्जा होता है, जिनकी शक्ति होती है उनका सम्मान होता है। ड्यूक फुलमून के पास कुछ लोग पास में ही निस्तब्ध होकर सांस छोड़ रहे थे। भले ही उसकी पूर्णता प्रतिशत शून्य ही क्यों न हो, ये भी बेहद अद्भुत है। मुझे डर है कि डिवाइन वॉइड किंगडम के तीसरे क्राउन प्रिंस या बिग फ्लेम में से कोई भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि वे असुरा स्तर की कठिनाई में प्रवेश कर सकें और जीवित बाहर निकलें, भले ही उनकी पूर्णता प्रतिशत शून्य ही हो। इसके अलावा वीर एक डिवाइन रून आर्ट मास्टर है, इसलिए उसके लिए युद्ध केवल एक द्वितीय गतिविधि मात्र है। कई लोग बार बार वीर के डिवाइन रून मास्टर होने को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन वे इसे रोक भी नहीं सकते थे। उसकी डिवाइन रून आर्ट में दक्षता अत्यंत प्रसिद्ध थी। जैसे ही ये शब्द ड्यूक फुलमून के कानों में पड़े, उसे ये सुनना अत्यंत खटकता महसूस हुआ। हालांकि कुछ लोग ड्यूक फुलमून से सहमत भी थे, जैसे कि डिवाइन वॉइड किंगडम के तीसरे क्राउन प्रिंस और बिग फ्लेम। वे मूल रूप से इस अंतिम परीक्षण के अग्रणी लीडर थे, और क्योंकि उन्होंने अर्थ लेवल गेट ऑफ रूल्स को पूर्णतया पूरा कर लिया था, कई लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होकर उन्हें चापलूसी कर रहे थे। वे इस पूरे समय उच्च आत्मविश्वास में थे, लेकिन अब वीर की उपस्थिति ने उनका मुख्य ध्यान खींच लिया और उन्हें सीधे झटका भी दिया। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी आत्मसंतुष्ट उपलब्धियां, जिनके लिए वे इतने उत्साहित और आनंदित थे, बिल्कुल एक जोकर के खेल जैसी हैं। वे सोल इम्प्रेस सरियाना तारिन के सामने हार सकते थे, ये तो स्वाभाविक था, लेकिन वे अपने आप को किसी जूनियर जैसे वीर के सामने हारने की अनुमति नहीं देंगे। अगर तुम्हें कोई पूर्णता प्रतिशत नहीं मिलता, तो फिर यह सब बेकार है। अंतिम परीक्षण के पुरस्कार उस पूर्णता प्रतिशत से निर्धारित होते हैं जो तुम्हारे पास अंत में होता है। अगर तुम्हारा पूर्णता प्रतिशत कम है, तो इसे पूरा करने का क्या अर्थ है? तीसरे क्राउन प्रिंस ने ठंडी नाक भरते हुए कहा। बिग फ्लेम ने भी अपना स्वर नीचा कर लिया और कहा, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि इस दिखावे वाले व्यक्ति के पास कितने पूर्णता प्रतिशत अंक हैं। कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते, केवल स्थायी लाभ होते हैं। बिग फ्लेम और तीसरा क्राउन प्रिंस मूल रूप से एक दूसरे को देखकर नफरत करते थे, लेकिन यह इसलिए था कि वे दोनों अंतिम परीक्षण में मुख्य ध्यान पाने और यहाँ शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह उनके लिए और उनके सेक्ट के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता। उनका संघर्ष यहाँ उनके अपने भविष्य के संघर्ष के समान था, लेकिन अब उनका मुख्य ध्यान वीर द्वारा चुरा लिया गया था, तो उनके लिए एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का क्या लाभ था? इस प्रकार वीर अब उनके लिए एक सामान्य संयुक्त शत्रु बन गया। दोनों तुरंत एकजुट हो गए और एक संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत किया। इस समय वीर सर्विता, ब्राइट मून और अन्य से बात कर रहा था। उसने अभी अभी सर्विता से गेट ऑफ रूल्स के पुरस्कार के बारे में जाना। जब उसने ऊपर देखा तो उसने अनगिनत इमॉर्टल पैलेस देखे जो आकाश में फैले हुए थे। ये इमॉर्टल पैलेस आकाश में तारों की तरह भरे हुए थे, कुछ बड़े थे और कुछ छोटे, सभी विभिन्न शैलियों और आकारों में। वीर, यदि तुम इमॉर्टल पैलेस में प्रवेश करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास पर्याप्त पूर्णता प्रतिशत होना चाहिए। यहाँ तक कि सबसे निचले स्तर के इमॉर्टल पैलेस, जो झोपड़ी के आकार के हैं, उन्हें प्रवेश के लिए कम से कम 30% पूर्णता चाहिए, लेकिन सामान्य सम्राट के महल के आकार के इमॉर्टल पैलेस के लिए 35% चाहिए। जहाँ तक सरियाना तारिन द्वारा प्रवेश किए गए पर्वत आकार के इमॉर्टल पैलेस की बात है, उनके लिए 40% पूर्णता आवश्यक है। सर्विता बोलते हुए कुछ चिंता की दृष्टि से वीर की ओर देख रही थी। उसे डर था कि वीर के पास सामान्य सम्राट के महल के आकार के इमॉर्टल पैलेस में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त पूर्णता प्रतिशत नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो वीर वास्तव में नुकसान में पड़ जाता, अन्यथा यदि वह अपनी शक्ति के साथ स्काई लेवल की कठिनाई में प्रवेश करता तो शायद वह सरियाना तारिन से तुलना कर सकता था। ओह, तो ऐसे नियम भी थे। वीर को भी यह अजीब लगा। जब वह गेट ऑफ रूल्स से गुजरा था तो ब्लैक असुरा ने कहा था कि यदि वह 3 चालें प्राप्त कर सके तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा, और यह पुरस्कार असुरा रोड के अंतिम परीक्षण में से सबसे कीमती पुरस्कारों में से एक होगा। लेकिन परीक्षण पास करने के बाद उसने अभी तक कुछ भी नहीं देखा था।
अब वह जान पाया कि ये पुरस्कार सभी इmmortal पैलेस के भीतर ही रखे गए थे। वीर ने याद किया कि ब्लैक असुरा ने पुरस्कार को सबसे कीमती में से एक कहा था। वीर का रक्त उसके सिर में दौड़ने लगा। वह बेसब्री से जानना चाहता था कि वह पुरस्कार वास्तव में क्या है। जल्दी ही उसकी नज़र आकाश में सबसे बड़े इmmortal पैलेस पर पड़ी, जो एक ग्रह के आकार का था। उस इmmortal पैलेस की ऑरा सबसे भयावह था। ये भी अनुमानित था कि वही पुरस्कार होगा जिसे ब्लैक असुरा ने वर्णित किया था। जब सर्विता ने देखा कि वीर ग्रह आकार के इmmortal पैलेस की ओर देख रहा था, तो उसने आह भरी और कहा, यह ग्रह आकार का इmmortal पैलेस पूरे तीसरे स्तर में अद्वितीय है। भले ही आप स्काई लेवल की कठिनाई से पास हो जाएं, तब भी प्रवेश के लिए आपकी पूर्णता प्रतिशत पर्याप्त नहीं होगी। मुझे डर है कि केवल असुरा स्तर के परीक्षण को पूरी तरह से पार करने पर ही किसी को इसमें प्रवेश मिलेगा। मेरी गणना के अनुसार पिछले कई अरब वर्षों में यहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर पाया। इसके अंदर क्या पुरस्कार हैं, यह कोई नहीं जानता। सर्विता के मन में वह इmmortal पैलेस किसी कहानी से कम नहीं था। ये केवल देखने के लिए था, प्राप्त करने के लिए नहीं। अरे, अरबों वर्षों में कोई भी अंदर नहीं गया। वीर की भौहें ऊपर उठ गईं। ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं था। उसे बस ये याद करना था कि गेट ऑफ रूल्स उसके लिए कितना असामान्य रूप से कठिन था। उसके पास पहले से ही अत्यधिक उच्च स्तर का टैलेंट था और उसने असुरा सैक्रेड स्पिरिचुअलिटी को भी समझ रखा था, जिससे उसे भारी लाभ मिला। फिर भी उसे इसे पार करने के लिए लगभग अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सही है, ये इmmortal स्थान केवल पुरस्कार लेने की जगह नहीं है, बल्कि चौथे स्तर के प्रवेश द्वार भी हैं। अगर आपकी पूर्णता प्रतिशत पर्याप्त नहीं है, तो आप चौथी मंजिल में भी प्रवेश नहीं कर सकते, सर्विता ने विस्तार से समझाया। इस समय वीर ने मोहिनी माइकान का हाथ थाम लिया और कहा, चलो पहले अपने पुरस्कार ले लें, फिर चौथे स्तर की ओर चलते हैं। वीर ने जैसे ही कहा, उसने ब्राइट मून और अन्य की ओर देखा और कहा, सभी चलो साथ चलते हैं। बहुत बढ़िया। ब्राइट मून, थाउजेंड स्लॉटर, जरित फाफा और सर्विता सभी ने सिर हिलाया और ऊपर की ओर उड़ गए। वीर सबसे आगे उड़ रहा था। उसकी गति तेज नहीं थी, लेकिन उसके हाव भाव हल्के और भारहीन लग रहे थे। जल्दी ही वह हजारों फीट ऊपर उड़ गया। इmmortal पैलेस धीरे धीरे करीब आने लगे। इस समय वीर ने कुछ अजीब देखा। उसके समूह के अलावा कोई और भी नहीं हिला। पुरस्कार हवा में थे, लेकिन कोई उन्हें लेने नहीं गया, बल्कि वे प्राचीन वृक्षों के पास बैठे थे, जमीन पर लेटे थे, हवा में तैर रहे थे या कुछ भी नहीं कर रहे थे। वे न तो आराम कर रहे थे, न ही चौथे स्तर के लिए संभावित रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे, बल्कि वे सभी वीर की ओर देख रहे थे। इन लोगों के चेहरों पर कई भाव थे। 1733 पहली श्रेणी के इmmortal पैलेस में प्रवेश। वीर को देखने वाले लोगों के चेहरों पर कई भाव थे, जिज्ञासा, शरारत, प्रशंसा, उपहास और भी बहुत कुछ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हर एक व्यक्ति वीर के चुनाव का इंतजार कर रहा था। वीर तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। वे सभी ये देखना चाहते थे कि उसकी पूर्णता प्रतिशत कितनी है, और उन्हें ये जानने के लिए दोष नहीं दिया जा सकता। वीर पिछले अरबों वर्षों में असुरा स्तर की कठिनाई चुनने वाला अकेला व्यक्ति था, और वही एकमात्र था जिसके जीवित रहने की उन्होंने कभी खबर सुनी थी। वे सभी यह जानना चाहते थे कि उसकी पूर्णता प्रतिशत वास्तव में कितनी थी। डिवाइन वॉइड किंगडम के थर्ड क्राउन प्रिंस ने अपनी थोड़ी को सहलाया। उसके चेहरे पर खुशी और सोच का भाव था। असुरा स्तर की कठिनाई ऐसी थी जिसे केवल सोल एम्प्रेस सरियाना तारिन भी आंशिक रूप से ही पूरा कर सकती थी, और यदि कोई केवल आंशिक रूप से पूरा करता तो वह केवल दूसरे स्तर के पर्वत आकार के इmmortal पैलेस या तीसरे स्तर के शाही पैलेस आकार के इmmortal पैलेस चुन सकता। यदि वीर मुश्किल से पास हुआ और उसकी पूर्णता प्रतिशत बहुत कम थी, तो शायद वह केवल झोपड़ी आकार के इmmortal पैलेस का ही चयन कर पाए। अगर वीर असुरा स्तर के गेट से बाहर आया, अनगिनत संहारों को पार किया और आकाश को झकझोर देने वाले भयानक युद्धों का सामना किया, और इस प्रक्रिया में लगभग अपनी जान भी खो दी, और अंत में झोपड़ी आकार के इmmortal पैलेस का ही चयन किया, तो यह वास्तव में एक बहुत बड़ा मजाक होता। जितना भी वह वीर का उपहास कर सके, उसे स्वाभाविक रूप से अपनी शर्म वापस महसूस कराने का अवसर मिल जाता। उस समय वह अपने शाही पैलेस आकार के इmmortal पैलेस में प्रवेश करता और वीर को उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता। बिग फ्लेम भी वही सोच रहा था जो थर्ड क्राउन प्रिंस सोच रहा था। ड्यूक फुल मून का तो कहना ही क्या, कोई भी उससे अधिक ये नहीं चाहता था कि वीर अपना सिर किसी अवरोध में ठोकर मारते हुए देखें। वीर की चाल धीमी हो गई। उसने भौहें चढ़ाईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दृश्य सामने आएगा। अगर उसने अपना इmmortal पैलेस नहीं चुना, तो सभी बस उसका इंतजार ही करते रहेंगे। वीर मूल रूप से नहीं चाहता था कि उसका चयन दूसरों को दिखाई दे, लेकिन अब यह अपरिहार्य लग रहा था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि तीसरे स्तर में बाकी बचे कई फाइटिंग मास्टर्स काफ़ी कमज़ोर थे। उदाहरण के लिए, गेट ऑफ रूल से गुजरने वाले पहले समूह के फाइटिंग मास्टर्स ने चौथे स्तर में प्रवेश करने से पहले अपने पुरस्कारों का चयन किया था।
लेकिन क्योंकि वे चौथे स्तर के खतरों को सहन नहीं कर सके, उन्हें वापस तीसरे स्तर पर भेज दिया गया, जहां उन्हें अंतिम परीक्षण समाप्त होने तक इंतजार करना पड़ेगा और फिर टेलीपोर्ट किया जाएगा। किसी भी स्थिति में वीर के लिए उनके लिए इंतजार करना असंभव था। भाई वीर, तुम किस चीज की चिंता कर रहे हो? मोहिनी मयाकान ने धीरे से पूछा, जब उसने वीर का भौहें चढ़ा हुआ देखा। वीर थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर बोला, मैं बस यह नहीं चाहता कि मेरा चुनाव दूसरों को दिखाई दे, ताकि खबर बाहर न फैले। हो सकता है कुछ बुरे इरादों वाले लोग मेरे इनाम पर नजर रख रहे हों। भले ही इनाम को दूसरों को स्थानांतरित न किया जा सके, फिर भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो ये जानने के लिए मुझे नुकसान पहुंचाएं कि वास्तव में क्या हुआ। असुरा रोड मास्टर द्वारा बनाई गई अंतिम परीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। संभवतः कोई पुराना राक्षस सभी परंपराओं और शर्म को दरकिनार कर उस पर हमला कर सकता था। यदि ऐसा हुआ तो डिवाइन रून गिल्ड भी उसे संरक्षण नहीं दे सकता था। असुरा रोड मास्टर द्वारा छोड़े गए ट्रेजर की तुलना उन्नत डिवाइन रून प्रतीकों से की जाए तो वे पूरी तरह अलग श्रेणी के थे। ये बच्चा, क्या वह नहीं जाएगा? हे, शायद उसने पाया कि इमोर्टल पैलेस में प्रवेश के लिए पूर्णता प्रतिशत की आवश्यकता है, इसलिए अब वह डर गया है। डिवाइन वॉइड किंगडम के तीसरे क्राउन प्रिंस और ड्यूक फुलमून दोनों ही वीर को खुद पर मजाक उड़ाते देखना चाहते थे। अब जब उन्होंने वीर को अचानक हवा में रुकते देखा तो उन्होंने सोचा कि वह विभिन्न इमोर्टल पैलेसों में प्रवेश की शर्तें जानकर शायद घबरा गया है। इतने सारे लोग उसे चुनाव करते देख रहे थे, वीर को शायद डर था कि वह खुद को शर्मिंदा कर देगा। कितना रोचक! मैं अच्छी तरह देखना चाहता हूं कि तुम क्या करने वाले हो, ड्यूक फुलमून ने स्वयं संतुष्ट होकर कहा। किसे परवाह थी कि वीर में कितना टैलेंट है। अंततः उसे हास्यास्पद परिणाम देने में मजा ही मजा था। हजार कटाए और जरित फाफा भी आश्चर्यचकित रुक गए जब उन्होंने देखा कि वीर रुक गया है। भाई वीर, क्या समस्या है? कुछ नहीं, वीर थोड़ी देर रुका, अपने चुनाव पर विचार करते हुए। इस घटना की खबर केवल अंतिम परीक्षा समाप्त होने के बाद ही फैलेगी। इसके अलावा ऐसा प्रतीत हुआ कि परीक्षा चुनौतीकर्ता असुरा सागर के ऊपर यादृच्छिक स्थानों पर टेलीपोर्ट किए जाएंगे। विशाल असुरा सागर में यदि उसे बेहद दुर्भाग्य मिला तो वह केवल पुराने राक्षसों के बीच ही टेलीपोर्ट होगा। इसके अलावा यदि वह कुछ पुराने राक्षसों के बीच टेलीपोर्ट भी हुआ तो वे तुरंत यह नहीं जान पाएंगे कि वीर ने अंतिम परीक्षा से कौन सा इनाम प्राप्त किया। वास्तव में उन्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि वह कौन है। उस समय वीर के लिए बाहर निकलना कठिन नहीं होगा और उसके पास असुरा कमांड भी था। बस थोड़ा सा समय मिलने पर वह असुरा कमांड सक्रिय करके बाहरी असुरा रोड में लौट सकता था। बाहरी असुरा रोड कहीं अधिक सुरक्षित था। वहां से वीर असुरा रोड छोड़कर डिवाइन रियलम में वापस जा सकता था। जब वह ऐसा करेगा उसकी लगभग 60 वर्षों की असुरा रोड यात्रा समाप्त हो जाएगी। इस बारे में सोचते हुए वीर ने संभावित परिणामों की परवाह करना छोड़ दिया। भले ही असुरा रोड के वे पुराने लोग उस पर नजर रख रहे हों, वे क्या कर सकते थे? वीर मुस्कुराया। उसने फिर से तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया, पिछले से कहीं तेज, और तुरंत समूह से बाहर निकल गया। अंतिम परीक्षा के तीसरे स्तर में विभिन्न आकार के इमोर्टल पैलेस अलग अलग ऊंचाइयों पर थे। सबसे छोटे झोपड़ी आकार के पैलेस आमतौर पर कम ऊंचाई पर लटकते थे। जितने बड़े इमोर्टल पैलेस थे वे उतनी ही ऊंचाई पर आकाश में तैरते थे। वीर अत्यंत तेज था। एक पल में ही उसने अनगिनत छोटे इमोर्टल पैलेसों को पार किया और तीसरी श्रेणी के महलों की ओर बढ़ा। क्या वह तीसरी श्रेणी के इमोर्टल पैलेसों में प्रवेश करने वाला है? डिवाइन वॉइड किंगडम के थर्ड क्राउन प्रिंस और बिग फ्लेम ने भौहें चढ़ाईं। तीसरी श्रेणी के इमोर्टल पैलेस में प्रवेश करने के लिए किसी को अर्थ लेवल की कठिनाई वाले गेट ऑफ रूल्स कठिनाई में काफी अधिक पूर्णता प्रतिशत हासिल करना आवश्यक था। तीसरे स्तर पर अभी भी मौजूद लोगों में से 10% से अधिक लोग तीसरी श्रेणी के इमोर्टल पैलेसों में प्रवेश करने में असफल रहे थे। वे केवल सबसे निचले चौथी श्रेणी के इमोर्टल पैलेसों को ही चुन सकते थे। यदि वीर तीसरे श्रेणी के इमोर्टल पैलेसों को चुने तो इसका परिणाम दोनों के समान होता। ऐसे में उनके पास उसके ऊपर कोई श्रेष्ठता नहीं रह जाती। इसके अलावा मुख्य बात यह थी कि वीर ने सबसे कठिन असुरा लेवल की कठिनाई वाले गेट ऑफ रूल्स को चुना था और उसमें इतना उच्च पूर्णता प्रतिशत भी हासिल किया कि वह तीसरी श्रेणी के इमोर्टल पैलेसों में प्रवेश कर सके। ये परिणाम वाकई में अत्यंत अद्भुत था। जैसे ही डिवाइन वॉइड किंगडम के तृतीय क्राउन प्रिंस और बिग फ्लेम धीरे धीरे शोक में डूब रहे थे, वीर तेजी से तीसरे श्रेणी के इमोर्टल पैलेसों के ऊपर से उड़कर दूसरे श्रेणी के इमोर्टल पैलेसों की ओर बढ़ गया। क्या वह दूसरे श्रेणी के इमोर्टल पैलेसों को चुन रहा है? वही तो सोल इम्प्रेस ने चुना था। स्काई लेवल की कठिनाई को पूर्ण रूप से पार करने के बाद सोल इम्प्रेस ने दूसरी श्रेणी के इमोर्टल पैलेस चुना था। यदि वीर असुरा स्तर की कठिनाई में प्रवेश करने के बाद भी यही कर ले तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि उसका टैलेंट सोल इम्प्रेस से भी उच्च है? कई लोगों को यह अविश्वसनीय लगा, लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दे पाते कुछ और भी चौंकाने वाला हुआ।
वीर वास्तव में दूसरे श्रेणी के इमोर्टल पैलेसों को पार करके सबसे उच्च श्रेणी के इमोर्टल पैलेस की ओर मुड़ गया, तीसरे स्तर में केवल एकमात्र पौराणिक ग्रह आकार के इमोर्टल पैलेस की ओर। वह क्या कर रहा है? डिवाइन वॉइड किंगडम के थर्ड क्राउन प्रिंस बिग फ्लेम, ड्यूक फुल मून और उनके डिसाइपल ही नहीं बल्कि सर्विता और ब्राइट मून भी आंखें चौड़ी कर उसे देख रहे थे। वे खाली निगाहों से देखते रहे क्योंकि वीर उस अतुलनीय विशाल इमोर्टल पैलेस की ओर उड़ रहा था जो सूर्य की तरह चमक रहा था। किंवदंतियों में पिछले कई अरब वर्षों में कोई भी उस इमोर्टल पैलेस में प्रवेश करने में सफल नहीं हुआ था। क्या वह महल वीर का लक्ष्य हो सकता है? लेकिन सर्विता पहले ही वीर को स्पष्ट रूप से समझा चुकी थी कि सबसे बड़े इमोर्टल पैलेस में प्रवेश करना कितना कठिन था। सभी लोग अविश्वास भरे चेहरे दिखा रहे थे। केवल मोहिनी मयाकान ने गर्व की हल्की मुस्कान दिखाए। वीर की गति बिजली जैसी थी। पलक झपकते ही वह इमोर्टल पैलेस के निकट दूरी में पहुंच चुका था और बिना रुके उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। वह पागल है, मेढक हंस का मांस खाना चाहता है। केवल इसलिए कि उसने असुरा स्तर कठिनाई पार की, वह सोचता है कि वह प्रथम श्रेणी के इमोर्टल पैलेस में प्रवेश कर सकता है। हाँ, देखो उसे दीवार से टकराते। जब वीर तीसरे श्रेणी के इमोर्टल पैलेसों की ओर उड़ रहा था, बिग फ्लेम और डिवाइन वॉइड किंगडम के थर्ड क्राउन प्रिंस का चेहरा पहले ही कुरूप था। लेकिन जब वीर प्रथम श्रेणी के इमोर्टल पैलेस की ओर बढ़ा, उनके मजाकिया भाव फिर लौट आए। ये वह स्थान था जहां सोल इम्प्रेस सरियाना तारिन भी प्रवेश की आशा नहीं कर सकती थी। प्रवेश करने के लिए किसी को असुरा स्तर की कठिनाई को पूर्ण रूप से पार करना आवश्यक था। यह असंभव कार्य था। वीर की वर्तमान गति के साथ वह इमोर्टल पैलेस की बाधा से पूरी गति से टकराएगा। ये दृश्य देखना वास्तव में अत्यंत रोमांचक था। सभी लोग वीर को उसकी अपनी घमंड के कारण बेरहमी से पीटे जाने का इंतजार कर रहे थे। संक्षिप्त दूरी पलक झपकते ही पार हो गई। वीर का रूप ग्रह आकार के इमोर्टल पैलेस की अनंत दिव्य ज्योति से ढक गया। इमोर्टल पैलेस की एरे फॉर्मेशन की बाधा उसके ठीक सामने थी। पूर्णता की आवश्यकता 45%। वीर ने संकोच नहीं किया। वह तूफानी गति से आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस सुरक्षा कवच को बिल्कुल भी न देखा हो। जैसे धुएं के गुबार के बीच से उड़ती हुई एक छोटी चिड़िया की तरह वीर का शरीर तुरंत सील्ड बैरियर के पार चला गया और उस दीप्तिमान प्रकाश में विलीन हो गया, पूरी तरह से दृष्टि से गायब। वह इमोर्टल पैलेस में प्रवेश कर चुका था। उसी क्षण बिग फ्लेम, डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और फुल मून की मुस्कानें स्थिर हो गईं। बाकी सभी दर्शक भी पूरी तरह स्तब्ध रह गए। वीर, वह क्या उसने वास्तव में प्रवेश कर लिया? मैं कुछ देख रहा हूँ। मोटे बिग फ्लेम ने निगलते हुए अपने होठों को झंझोड़ते हुए सीधे ऊपर की ओर देखा। केवल इतना ही नहीं कि वीर ने असुरा स्तर के नियमों के द्वार से जीवित बाहर आया, बल्कि वह ग्रह आकार के इमोर्टल पैलेस में भी प्रवेश कर गया। ये किस प्रकार का चमत्कार था? क्या इसका मतलब ये था कि वीर ने असुरा लेवल की कठिनाई के गेट ऑफ रूल्स को पुनर्तः पूरा कर लिया? ये कैसे संभव हो सकता था? तीसरे स्तर के सभी फाइटिंग मास्टर्स स्तब्ध थे। लंबे समय तक कोई कुछ बोल नहीं सका, लेकिन तथ्य उनके सामने थे। इमोर्टल पैलेस की बाधा झूठ नहीं बोल सकती थी। इस प्रकार वे सभी उलझन में भी अरबों वर्षों में पहली बार घटित चमत्कार के साक्षी बने। मैं विश्वास नहीं कर सकता, ग्रह आकार के इमोर्टल पैलेस की बाधा। ड्यूक फुल मून की आवाज़ कांप रही थी। वह कहना चाहता था कि इमोर्टल पैलेस की बाधा में कोई समस्या है, लेकिन अंततः वह शब्द नहीं कह पाया। असुरा रोड मास्टर द्वारा स्थापित एरे फॉर्मेशन अरबों वर्षों तक बिना किसी समस्या के काम करते रहे। समय की विशाल धारा में अनगिनत टैलेंट वाले लोगों ने इस स्तर में प्रवेश किया, जैसे रेगिस्तान में रेत के दाने, लेकिन कभी भी इन इमोर्टल पैलेसों की बाधाओं में समस्या नहीं आई। केवल एक ही स्पष्टीकरण था, और वह ये कि वीर वास्तव में असुरा स्तर की कठिनाई को पूर्ण रूप से पार कर चुका था। उसका टैलेंट यहाँ तक कि सोल इम्प्रेस से भी अधिक था। सोल इम्प्रेस एक ऐसी पात्र थी जो सोल एम्परर डिवाइन वॉइड के बराबर खड़ी हो सकती थी। यदि अब वीर और सोल इम्प्रेस की तुलना की जाए तो उनकी कल्टीवेशन और कुल शक्ति के अंतर के अलावा वह कई अन्य पहलुओं में उससे भी आगे था। ये निष्कर्ष बहुत ही चौंकाने वाला था। सभी के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल था। और इस समय मोहिनी मयाकान भी तेजी से आगे बढ़ी। वह सीधे दूसरे श्रेणी के इमोर्टल पैलेसों की ओर उड़ चली। मोहिनी मयाकान ने सोल इम्प्रेस सरियाना तारिन का अनुसरण किया और स्काई लेवल की कठिनाई चुनी। हालांकि सोल इम्प्रेस सरियाना तारिन ने परीक्षण को मोहिनी मयाकान की तुलना में बहुत अधिक शांतिपूर्वक पार किया, लेकिन इसका कारण ये था कि मोहिनी मयाकान परीक्षण की स्थिति के साथ उतनी परिचित नहीं थी जितनी सरियाना तारिन थी, जिससे अनिवार्य रूप से उसे अधिक शक्ति खर्च करनी पड़ी और उसने अपनी मूल ऊर्जा को भी थोड़ा चोटिल किया। इसके बावजूद मोहिनी मयाकान ने स्काई लेवल की कठिनाई को पुनर्तः पार किया और उच्च पूर्णता प्रतिशत प्राप्त किया। इसलिए यह स्वाभाविक था कि मोहिनी मयाकान ने दूसरे श्रेणी के इमोर्टल पैलेस का चयन किया। एक चतुर पक्षी की तरह हल्की और त्वरित वह बिना किसी बाधा के दूसरे श्रेणी के इमोर्टल पैलेस में प्रवेश कर गई।
जब वीर पहले श्रेणी के इमोर्टल पैलेस में प्रवेश करता है और फिर मोहिनी मयाकान दूसरे श्रेणी के इमोर्टल पैलेस में प्रवेश करती है तो सभी स्तब्ध रह गए, या कहा जा सकता है कि वे सभी भावनाओं से शून्य हो गए थे। ग्रह आकार के इमोर्टल पैलेस की विशालता और अलौकिकता अद्भुत थी। यह एक रहस्यमयी प्राचीन भूमि थी जिसे अरबों वर्षों तक किसी ने खोला नहीं था। जैसे ही वीर इस इमोर्टल पैलेस के द्वार से भीतर कदम रखा, उसे ऐसा लगा मानो वह किसी अन्य दुनिया में प्रवेश कर गया हो। यहाँ का वातावरण पूरी तरह से असुरा रोड से अलग था। हर प्रकार की विचित्र शक्तियां वीर के चारों ओर बह रही थीं, समुद्री लहरों की तरह उफन रही थीं। वीर जानता था कि ये शक्तियां सेक्रेड स्पिरिचुअल के नियम रूल्स हैं। 1734 ब्लैक असुरा का रूप। वीर जानता था कि इमोर्टल पैलेस के भीतर फैली शक्तियां सेक्रेड स्पिरिचुअल के नियम रूल्स हैं। गेट ऑफ रूल्स में वीर ने उन विरोधियों से मुकाबला किया था जो 33 रियलमों के नियमों का प्रतिनिधित्व करते थे। अब उसने 33 रियलमों के नियमों के प्रति काफ़ी समझ हासिल कर ली थी। वह मंद मंद महसूस कर सकता था कि इस इमोर्टल पैलेस की सीमाओं के भीतर भी 33 हेवनों के नियमों की शक्ति मौजूद थी। अतीत में असुरा रोड मास्टर ने 33 हेवन स्टेप के नियमों का अभ्यास किया और अपनी खुद की असुरा सेक्रेड स्पिरिचुअलिटी स्थापित की थी। यह इमोर्टल पैलेस 33 हेवन स्टेप के नियमों को धारण किए हुए था। वीर ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। लंबे और भव्य घुमावदार गलियारों को किसी अज्ञात दिव्य पत्थर से बनाया गया था। ये दिव्य पत्थर अरबों वर्षों से यहाँ था, समय की विशाल नदी की हवाओं और बारिश का सामना कर चुका था, फिर भी यह उज्ज्वल और निर्मल बना हुआ था। इस प्रकार वीर गलियारे के अंत तक पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक राजसी द्वार था जिसे सोने और संगमरमर की नक्काशी से सजाया गया था। जब वीर इस द्वार के सामने पहुंचा तो द्वार वास्तव में धीरे धीरे खुलने लगा। कुछ समय के लिए तेज रोशनी फैल गई। जैसे ही वीर ने अंदर देखा, उसका हृदय कांप उठा। गलियारे के अंत में वास्तव में एक विशाल दुनिया फैली हुई थी। इस विशाल दुनिया में पर्वत और नदियां, झीलें और समुद्र थे। और जहां वीर खड़ा था, जहां द्वार खुल रहा था, वह हवा में ऊंचा था, लाखों फीट ऊपर। उसे अपने सामने बिछे असीमित विश्व का विस्तृत दृश्य दिखाई दे रहा था। इस दुनिया के महाद्वीप पर नीले पत्थर की अनंत सड़क बनी हुई थी। जमीन से यह अनंत आकाश की ओर जाती हुई धुंध के बादलों में विलीन हो रही थी। ठंडी हवा ने कुछ धुंध को भगा दिया। उसने देखा कि और भी दूर तक वह अनंत नीली पत्थर की सड़क फैलती चली जा रही थी। यह नीली पत्थर की सड़क सरल और वीरान प्रतीत हो रही थी, मानो इसमें अनंत वर्षों की ऊर्जा समाहित हो। वीर के विचार हिल उठे। वह अपनी जगह से नीचे कूदकर नीली पत्थर की सड़क पर खड़ा हो गया। अचानक वीर की दृष्टि सिकुड़ गई। उसकी आंखें सीधे उसके सामने नीली पत्थर की सड़क पर एक पत्थर की चटाई के मध्य में आकर्षित हुईं। उसके ठीक सामने एक गहरी पैर की छाप थी। हालांकि यह सामान्य पैर की छाप जैसी दिख रही थी, लेकिन जब यह दृश्य वीर की आंखों में प्रतिबिंबित हुआ तो वह दंग रह गया। वह स्पष्ट रूप से इस पैरों की छाप से एक शक्तिशाली और भयभीत करने वाला ऑरा महसूस कर सकता था, जो तेज और उग्र तलवार जैसा था। कौन सा व्यक्ति इस सर्वोच्च स्तर के पुरस्कार पर अपने पैरों की छाप छोड़ सकता था? इतने वर्षों बाद भी उसकी छाप पहले जैसी मौजूद थी और यह डरावना ऑरा छोड़ रही थी। वीर ने अपने विचारों को संयमित किया। वह दृढ़ता से नीली पत्थर की सड़क पर आगे बढ़ा। निष्पक्ष और पूर्वाग्रह रहित उसका पैर उस छाप पर रखा, पूरी तरह से फिट होकर। धमाका! एक गर्जना जैसी आवाज उसके मस्तिष्क में गूंजी। संसार बदलने लगा। एक भयावह धमाका जैसे गर्जन करने वाले बादल की तरह गूंजा, वीर के कानों को झकझोरता हुआ। जैसे ही उसकी दृष्टि साफ हुई, उसने पाया कि वह असीमित घने ऑरा से घिरा हुआ था। एक एक करके हर प्रकार के विशाल, भयानक और रक्तपिपासु योद्धा उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने धातु की कवच पहने थे और भाले, हल्बर्ड, तलवारें, खंजर और अन्य सभी प्रकार के हथियार उठाए हुए थे। यहाँ हर वह हथियार मौजूद था जिसकी कल्पना की जा सकती थी। इन विशाल योद्धाओं में से प्रत्येक के हथियार 10 फीट से अधिक लंबे थे और उन पर रक्त के दाग थे। वे एक क्रूर और भयंकर किलिंग इंटेंट फैला रहे थे, जो किसी का हृदय तेजी से धड़कने पर मजबूर कर देती थी। और प्रत्येक के पास इतना घनी और शुद्ध ब्लड लाइफ पावर थी कि उनके चारों ओर अग्नि जैसी ऊर्जा का ऑरा बना रही थी, जिससे वे भय का मूर्त रूप लगते। इन विशालकाय योद्धाओं में से एक ऐसा था जिसकी ऊंचाई 30 फीट से अधिक थी और जिसका ऑरा इतना गहरा और विशाल था कि वह एक महासागर जैसा लग रहा था। इस विशालकाय योद्धा की पीठ पर झरने जैसी सफ़ेद बालों की धाराएं थीं और उसने चमकता हुआ चांदी का युद्ध कवच पहन रखा था। उसने वीर को बेपरवाही से देखा। उसकी आंखें अतुलनीय रूप से भयानक थीं। वीर को कोई संदेह नहीं था कि केवल इस दृष्टि से ही ये योद्धा किसी भी अद्वितीय शक्तिशाली योद्धा की आत्मा को तोड़ और धूमिल कर सकता है, उन्हें अनंत गहराई में गिरा सकता है। इन योद्धाओं का सामना करते हुए वीर ने महसूस किया कि वह किसी एक के भी मुकाबले के लिए पर्याप्त नहीं था। इसका अर्थ था कि ये योद्धा कम से कम सभी अपराजय ग्रेट वर्ल्ड किंग स्तर की शक्ति वाले योद्धा थे। फिर भी अचरज की बात यह थी कि इतने भयानक और क्रूर किलिंग इंटेंट के बावजूद वीर उनके संयुक्त दबाव को सहजता से सह सकता था।
और उसने इसे सहजता से किया। यहाँ तक कि गहरे ऑरा वाला वह सफ़ेद बालों वाला योद्धा भी वीर को दबा नहीं सका। ये वीर को चौंका गया। उसने अवचेतन रूप से अपने शरीर की ओर देखा और पाया कि उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। इस समय उसका शरीर मोटे ड्रैगन जैसी मांसपेशियों से ढका हुआ था। उसके पीछे खून जैसे लाल बाल बह रहे थे और उसकी छाती और बाहें पूरी तरह काले कवच जैसी त्वचा से ढकी हुई थीं। ये कवच किसी एम्पीरियन स्प्रिट ट्रेजर जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि उसके शरीर से ही उभरा था। उसके चेहरे पर अजीब मॉन्स्टर प्रतीक चमक रहे थे। ये मॉन्स्टर प्रतीक सभी मंद मंद असुरा सेक्रेट स्पिरिचुअलिटी के साथ कंपन कर हो रहे थे। उसका स्वरूप बदल चुका था। माथा तलवार जैसी तेज और आंखें खंजर जैसी थीं। वह उग्र और बेकाबू दिख रहा था। उसने अपने हाथ में ड्रैगन स्पीयर थामा और उसका ऑरा इतना शक्तिशाली था कि आसपास की जगह हल्की कंपकंपी महसूस करने लगी। यह एक अतुलनीय भयानक अनुभूति थी जिसे वीर ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जैसे उसके भला से कोई विशाल आकाशगंगा भी आधी काटी जा सकती हो। ये व्यक्ति, वीर ने मंद मंद महसूस किया कि वह इस युद्ध देवता में बदल गया है। जो दृश्य वह देख रहा था वह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि अतीत में हुए घटनाओं की प्रतिध्वनि थी। दूसरे शब्दों में, ये युद्ध देवता की अवशिष्ट स्मृतियां थीं। क्योंकि उसने नीली पत्थर की सड़क पर कदम रखा और एक पैरों की छाप पर चल पड़ा, वीर इस युद्ध देवता की स्मृतियां देख पा रहा था। और इन स्मृतियों में वीर वही था। वह उसी युद्ध देवता की तरह खड़ा था, अपने दुश्मनों का सामना करते हुए। मारो, भाला उठाते हुए युद्ध देवता आगे बढ़ा। एक भयानक भाला प्रकाश आगे बढ़ा, 4 से 5 विशालकाय योद्धाओं को भेदते हुए उन्हें एक ही बार में मार डाला। कुछ समय के लिए टूटे हुए अंग और मांस चारों ओर उड़ते रहे। खूनी वर्षा होने लगी। यह अनुभूति है, जैसे ही युद्ध देवता ने हमला किया, वीर सब कुछ महसूस कर सकता था जो उसने किया। जो कुछ उसने सुना, देखा और अनुभव किया, वह सब युद्ध देवता ने अतीत में अनुभव किया था। युद्ध देवता की हर चाल, ऊर्जा का हर प्रवाह, हर नियम का उपयोग वीर ने शुरू से अंत तक अनुभव किया, मानो वह स्वयं युद्ध कर रहा हो। और ये ऊर्जा के प्रवाह और नियमों के उपयोग सभी वीर को चकित कर रहे थे। ये लड़ाई का तरीका उनके ज्ञात तरीके से काफी अलग था। विशेष रूप से युद्ध देवता द्वारा उपयोग किए गए नियम असुरा सेक्रेट स्पिरिचुअलिटी के थे। इसके अलावा उसकी असुरा सेक्रेट स्पिरिचुअलिटी में 33 हेवनों के नियम भी सम्मिलित थे, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से रहस्यमयी बन गई थी। वीर जो समझ सकता था वह सीमित था, लेकिन इस थोड़े से समझने से भी वह पूरी तरह हिला हुआ महसूस कर रहा था। काले कवच वाले युद्ध देवता ने उछाल लगाए और उल्का की तरह नीचे उतरा। कभी कभी वह धीमा हो जाता और कभी कभी वह अविश्वसनीय गति से फट पड़ता, पीछे केवल अनगिनत आफ्टर इमेजें छोड़ते हुए। हर गति स्पष्ट, तेज और उग्र थी, बिना किसी अनावश्यक शक्ति के उपयोग के। इसे पूर्ण लड़ाई की टेक्निक कहा जा सकता था। ये फाइटिंग आर्ट और यह शक्तिशाली बल मिलकर अद्भुत शक्ति पैदा कर रहे थे। ये युद्ध देवता कौन है? वीर अनायास ही सोच में पड़ गया। क्या ये रहस्यमयी असुरा रोड मास्टर हो सकता है? हड्डियां पर्वतों की तरह जमा थीं, जबकि मांस और खून हर दिशा में बिखरे हुए थे। काले कवच में लिपटा युद्ध देवता 3 दिन और 3 रात तक नरसंहार करता रहा। हर प्रतिद्वंदी जिसके सामने वह आया, वह अतुलनीय रूप से प्रबल था। काले कवच वाला युद्ध देवता एक भी जगह पर बिना खरोंच नहीं बचा था। जब वह शवों के पर्वत पर खड़ा हुआ, उसकी दृष्टि से अभी भी तेज रोशनी निकल रही थी, मानो उसकी आत्मा के गहराई में कोई प्रचंड अग्नि जल रही हो। अचानक काले कवच वाला युद्ध देवता आकाश की ओर दहाड़ लगा उठा। उसकी आवाज जैसे थंडर थी, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसके शरीर से खूनी लाल ऑरा फूटकर आकाश में उठी। ब्लू स्टोन रोड पर वीर ऐसा लगा जैसे वह किसी दुष्स्वप्न में फंस गया हो। उसकी ब्लड लाइफ पावर अस्थिर हो गई और उसकी त्वचा से हल्का खूनी लाल ऑरा निकला। उसका शरीर कांपने लगा और वह तुरंत जाग गया, पूरी तरह से होश में। जागने के बाद उसके चारों ओर फैला हल्का खूनी लाल ऑरा हवा में घुल गया। लेकिन एक स्थायी इच्छा अभी भी उसके चारों ओर थी, जिसने उसका हृदय तेजी से धड़कने पर मजबूर कर दिया। जब वीर नीचे देखता है तो वह देख सकता था कि उसने ब्लू स्टोन रोड पर केवल एक ही कदम रखा था, लेकिन यह एक कदम ही वीर को अवर्णनीय रूप से हिला देने वाला था। आखिरकार, चाहे वह काले कवच वाला युद्ध देवता हो या उसके दुश्मन, वे सभी अविश्वसनीय अस्तित्व रखते थे। वे कौन थे? प्राचीन जातियां। काले कवच वाला युद्ध देवता उस ब्लैक असुरा जैसा था जिसका सामना वीर ने गेट ऑफ रूल्स में किया था। उनके हथियार दोनों ही ड्रैगन स्पीयर्स थे, लेकिन उनकी बनावट में कुछ भिन्नताएं थीं। वीर नहीं जानता था कि वह काले कवच वाला युद्ध देवता असुरा रोड मास्टर है या नहीं, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि हालांकि वह युद्ध देव अत्यंत प्रबल था, वह ट्रू डिवाइनिटी के स्तर से ऊपर नहीं था। असुरा रोड मास्टर से उसकी तुलना करना बहुत कठिन था। जहां तक कि काले कवच वाले युद्ध देव के सामने खड़े दुश्मनों की बात है, वे एक ऐसी जाति थे जिसे वीर ने पहले कभी नहीं देखा था, और न ही उसने किसी प्राचीन ग्रंथ में उनके बारे में पढ़ा था। स्पष्ट था कि वे एक प्राचीन जाति के लोग थे जो लगभग 10 अरब साल पहले अस्तित्व में थे।
वह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने दूसरा कदम आगे बढ़ाया। इस कदम के साथ वीर ने दूसरे ब्लू स्टोन स्लैब पर पैर रखा। जैसे ही उसने इस दूसरे स्लैब पर कदम रखा, उसके चारों ओर की दुनिया फिर से तेजी से बदल गई। मजबूत हवाएं चारों ओर गरजने लगीं। प्रचंड तरंगें क्रोधित होकर हवा में उछलीं। हुआला, समुद्र का खारा पानी उसके शरीर पर प्रहार करता है, हड्डियों तक सर्द। चारों ओर का समुद्र गहरा, खूनी लाल और हवा में खून की गहरी गंध फैली हुई थी। थंडर हाइड्रा बीस्ट, जो पर्वतों के आकार के थे, समुद्र में बिखरे हुए थे। उनके विशाल शव पानी की सतह पर तैरते हुए तरंगों के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे। उनके प्राकृतिक दिव्य रक्त का गाढ़ा प्रवाह समुद्र में मिला हुआ था। इस खून के बीच थंडर की शक्ति की हल्की झिलमिल दिखाई दे रही थी। थंडर हाइड्रास एक अत्यंत शक्तिशाली होली बीस्ट जाति थे। समुद्र में वे लगभग अतुलनीय अस्तित्व थे, लेकिन अब उनमें से कई मर चुके थे। काले कवच वाला युद्ध देव काले ड्रैगन स्पीयर को पकड़ते हुए समुद्र के ऊपर उच्चतर उड़ रहा था। उसके शरीर से अजीब शक्ति निकल रही थी जो चारों ओर की दुनिया के साथ कंपन कर रही थी, जिससे सभी रक्त की लहरें उससे 30 फीट दूर रुक गईं। थंडर हाइड्रा बीस्ट के शवों के समुद्र के बीच एक और भी विशाल थंडर हाइड्रा बीस्ट था। ये थंडर हाइड्रा लगातार अन्य थंडर हाइड्रा बीस्टों का खून और मांस निगल रहा था, शेष शवों के साथ विलीन हो रहा था। थंडर की विशाल तरंगें बाल्टी जितनी मोटी इस थंडर हाइड्रा के चारों ओर घूम रही थीं। इसके पुतली बिजली के घूर्णन चक्रों के साथ झिलमिला रही थीं, जैसे सकार विकार की आध्यात्मिक शक्ति जो थंडर की शक्ति से बनी हो। सिर्फ इन अजीब आंखों को देखकर ही आत्मा ध्वस्त होने का एहसास होता। इन 9 सिरों में 18 पुतलियां थीं, जो दूसरों की दिव्य आत्माओं को निगल सकती थीं। हर एक आंख समुद्र के ऊपर तैरते काले कवच वाले युद्ध देवता पर केंद्रित थी। काले कवच वाले युद्ध देवता की आंखें ठंडी और घनी थीं। जब उसने इस अतुलनीय विशाल थंडर हाइड्रा को देखा, उसके भीतर भय का सबसे छोटा संकेत भी नहीं था, बल्कि उसके सीने में फूटती हुई लड़ाई की भावना उमड़ रही थी। धमाक! काले कवच वाला युद्ध देवता अपने प्रबल शरीर के साथ थंडर हाइड्रा बीस्टों के लीडर से टकरा गया। जैसे 2 सितारे आपस में टकराए हों। विशाल प्रभाव शक्ति चारों ओर फैल गई, एक विशाल तूफान बनकर अंतहीन गहरे समुद्र को काटते हुए नीचे उतर गया। इस प्रहार का परिणाम लगभग पूरी दुनिया को भेद देने वाला था। सभी दिशाओं में एक प्रचंड शक्ति फूट पड़ी। इस टकराव में काले कवच वाले युद्ध देवता पर अनगिनत बिजली की चमकें लगीं। उसका पूरा शरीर बिजली की झलकियों से चमक उठा। उसका शरीर भयानक स्थिति में पड़ गया। लेकिन इसी समय काले कवच वाले युद्ध देवता की आंखों में अजीब रेखाएं उभरीं। ये रेखाएं प्राचीन और प्रबल थीं, जिनमें बिजली की हल्की शक्ति थी। ये रेखाएं वास्तव में उस बिजली को निगल सकती थीं जो काले कवच वाले युद्ध देवता के चारों ओर तांडव कर रही थी, जिससे वह थंडर हाइड्रा लीडर की बिजली आधारित अलौकिक शक्तियों को भीतर से समझ सकता था। जहां तक थंडर हाइड्रा लीडर की अलौकिक शक्तियों की बात है, वे अनगिनत रहस्यमयी प्रतीकों से बनी थीं, जो 33 हेवनों में से किसी एक पवित्र आध्यात्म से हल्की संबंध बना रही थीं। ऐसी समझ के भीतर वीर ने भी कुछ महसूस किया। उसके इनर वर्ल्ड में पावर लाइक गॉड ट्री से हल्की बिजली की झलकें उभर रही थीं, रहस्यमय रूप से हवा में तैर रही थीं। ये क्षण ज्यादा देर तक नहीं रहा। वीर ब्लू स्टोन रोड पर लौट आया और तीसरा कदम रखा। ये दृश्य अभी भी काले कवच वाले युद्ध देवता का ही था। युद्ध देवता का सामना अब एक ऐसे प्रतिद्वंदी से हुआ जो उसके बराबर खड़ा हो सकता था, एक प्राचीन जाति का राजा जिसकी ऊंचाई 30 फीट थी। इस राजा की 2 आंखें आकाश में सितारों जैसी चमक रही थीं।